आप सब कैसे हैं? हम फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इमोशनली चेयरफुल है। तो ये जज्बा दिन भर कायम रहना चाहिए और बैठ जाइए आप। तो बच्चों, पिछली बार हमने एक दिन का यह पाठ पढ़ा था, आप सबको उसके बारे में याद है? यस सर। ठीक है, तो फिर आज हम एक थोड़ा अलग चैप्टर की शुरुआत, एक अलग पाठ की शुरुआत करेंगे जो कि है खान पान की बदलती तस्वीर। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको खाने में अब नई चीजें कौन सी आई है? अपना हाथ खड़ा कीजिए, आप बताइए। वड़ा पाव, कचौरी, समोसा, चाइनीज, ऐसे कई सारे आए। हाँ, तो ये हो गए जंक फूड। तो आजकल प्रचलन में सबसे ज़्यादा जंक फूड है और ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा ठिकानों पर मिलते हैं। तो आज हम इसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इस पाठ में हमें इसी पे बताया गया है। तो चलो पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ नंबर 10, खान पान की बदलती तस्वीर। इसके लेखक है प्रयाग शुक्ल। इनका जन्म 1940 ईस्वी सन में कोलकाता में हुआ था। इनके बारे में आप जानना चाहेंगे तो मैं बता सकता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। तो आप सब तो जानते हैं दक्षिण की सबसे प्रसिद्ध खाने में आने वाली चीजें हैं इडली, डोसा, वड़ा और सांभर। ये अब केवल दक्षिण में ही नहीं, आज हमारे यहाँ भी उत्तर में भी मिलती है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। आप सब तो जानते हैं, अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको होटल्स, ढाबे यहाँ पे हमें, अगर आप किसी गांव से आ रहे हैं तो आपको अगर भूख लगती है तो आप बीच में ही कुछ खा सकते हैं। ऐसे ढाबा, होटल्स हमें लगभग हर जगह पर दिखती है। तो फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन बड़े शहरों में खूब बड़ा है। फास्ट फूड मतलब तुरंत भोजन, इसका चलन अब बहुत चल रहा है। चलन मतलब प्रचार, प्रसार। तो आप शब्द लिखते जाइए, नए शब्द। बड़े शहरों में खूब बड़ा है। फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स, ऐसी कई चीजें शामिल है। फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स आप सब तो जानते हैं, पिज्जा, बर्गर, ये हम सब बहुत बच्चों के बहुत पसंदीदा व्यंजन होते हैं। तो इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल है। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं है। तो आप सब भी जरूर मैगी खाते होंगे। किसको मैगी पसंद है, बताओ। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैगी और चाइनीज नूडल्स के बारे में पता है, क्योंकि आज सबसे प्रचलन में आने वाली ये मैगी और नूडल्स है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेटबंद रूप से तो कम से कम बच्चे, बूढ़े भी सभी परिचित होंगे। और आजकल ये मैगी और नूडल्स हमें पैकेटबंद मिलती है। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तो आप सबको पता है कि अब अगर आप दुकान पे जाएंगे तो आपको अलग अलग वेफर्स मिलेंगे जो आपके बहुत पसंदीदा होते हैं। इसमें सबसे अच्छा आपको जो लगता है वो होता है आलू चिप्स। ये बहुत अभी प्रचलन में है, जो विज्ञापित रूप से तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाता जा रहा है। विज्ञापित मतलब विभिन्न माध्यमों से कहे सुने हुए।
ठीक है तो कौन से माध्यम है सर? वो माध्यम कौन से विभिन्न? मतलब कि टीवी पर हम देख सकते हैं या फिर हम बहुत से लोग रेडियो पर भी आजकल ऐसे सुनाई देते हैं। तो ये बैनर्स पे भी हम ये सब देख सकते हैं जो बड़े बड़े पोस्टर्स पे छपे हुए हमें बाहर दिखते हैं। अगर हम रोड पे भी जाएंगे तो हमें अलग अलग बैनर्स के माध्यम से इसके बारे में पता चलता है। तो गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। तो यहाँ कहा गया है कि जो अपने स्थानीय व्यंजन होते हैं वो आज बहुत फैल चुके हैं। अगर दक्षिण का व्यंजन हो तो वो उत्तर भारत में अभी आसानी से मिल सकता है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। इसलिए अब आप सब देखते हैं कि हम आज एक ही चीज नहीं खाते, हम अलग अलग व्यंजनों का स्वाद हर रोज खाते हैं। इससे हमें भोजन विविधता मिलती है। भोजन विविधता मतलब अनेक प्रकार के भोजन जो आप सब रोज लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये जब यहाँ तक पढ़ा है वो समझ में आया, तो हम आगे का देखते हैं। कुछ चीजें और भी हुई है। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। मसलन मतलब उदाहरण था। मसलन का अर्थ बताइए, हमें समझा नहीं। मसलन मतलब उदाहरण। अगर कुछ चीजें और भी है, मसलन यानी उदाहरण अंग्रेजी राज तक। इसे यहाँ पे मसलन का उदाहरण दिया गया है कि हम अगर उदाहरण ले अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, मतलब जो अंग्रेजी ब्रेड साहबी ठिकानों तक पहले मिलती थी उसका यहाँ पे उदाहरण दिया गया है और वो उदाहरण देने के लिए मसलन इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीयों के रूप में भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। तो आप सब लोग तो जानते हैं आज हम ब्रेड बहुत खाते हैं, जो बहुत प्रचलन में भी है। खानपान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। अब देखो, स्थानीय व्यंजन मतलब किसी क्षेत्र का विशेष व्यंजन। तो इसे आप लिख लीजिए। बंद हो गया।
किसी क्षेत्र विशेष का व्यंजन मतलब स्थानीय व्यंजन। अब की जो नई पीढ़ी है वह स्थानीय व्यंजनों को कम जानती है और जो फास्ट फूड है उसे ज़्यादा जानती है। तो नए व्यंजनों के बारे में बहुत कम कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। स्थानीय व्यंजन भी अब ज़्यादा कोई बनाते नहीं है, इसलिए उनका भी प्रचलन कम हो गया है। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकारी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीजें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। अब जो पहले सबसे ज्यादा प्रचलन में चीजें थी, यानी कि बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, इन सब के अब स्वाद में कमी आ चुकी है, ऐसे यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि अब इन्हें कोई पसंद नहीं करता। सब अलग ही नए फास्ट फूड में अपनी पसंद रखते हैं। उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, अब पहले के जमाने में हर मौसम और ऋतु में तो यहाँ पे कहा गया है कि मौसम और ऋतुओं में अलग अलग तरह के व्यंजन हर प्रांत में बनाए जाते थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है? यस सर। किसी को कोई प्रश्न है? नो सर। हाँ बताओ। साहबी ठिकाने मतलब आजकल के ऑफिसेस जहाँ बड़े बड़े लोग काम करते हैं वह साहबी ठिकाने होते हैं। ठीक है, तो आपको सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने पहले पिछले पीरियड में हमने मौसमी व्यंजनों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि मैंने पिछले पीरियड में कुछ नए शब्द लिखकर आपको दिए थे, तो आपके पास वो लिखे हैं? हाँ, तो ठीक है, तो हम आगे शुरुआत करें? यस सर। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। तो पहले हमारे यहाँ गृहिणियाँ बहुत से व्यंजन अलग अलग बनाती थी। पहले हमारे यहाँ गृहिणियाँ बहुत से अलग व्यंजन बनाती थी, पर अब किसी के पास फुर्सत नहीं है, नौकरियों की वजह से या फिर अपने घरेलू काम की वजह से खाने में जो सीधा सरल होगा वही बहुत सारे घरों में पकाया जाता है। तो दुस्साध्य मतलब लिख लीजिए। अति कठिन। ठीक है, तो यानी हमें पता है कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आ चुकी है और दूसरी ओर देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। थैंक यू, मेरा टूट गया था। तो देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रिया एक मिनट। तो जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। जटिल मतलब कठिन। आजकल बहुत से घरों में सिर्फ फास्ट फूड का चलन है, इसलिए जटिल प्रक्रिया वाले व्यंजन किसी के घर में बनाए नहीं जाते। तो अब शहरी जीवन में जो भागम भाग उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। तो वंचित मतलब
का वंचित का अर्थ क्या होता है? किसी को पता नहीं है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। वंचित मतलब दूर। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें पकाने बनाने के बारे में भला कौन चार बार नहीं सोचेगा। मतलब आज सबको टेस्ट अच्छी लगनी चाहिए। व्यंजनों में सिर्फ आज टेस्ट देखी जाती है, ऐसा यहाँ कहा गया है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। और अब हमारे यहाँ खान पान की मिश्रित संस्कृति आ गई है। हर घर में अलग अलग विविध व्यंजनों का चलन रहता है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्द ही तैयार होने जाने वाले विविध व्यंजनों की विविधताएं उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सहयोग मिला। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि वह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजनों ने इन्हें निखालिस रूप से उपलब्ध नहीं है। निखालिस मतलब शुद्ध। ठीक है, तो आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है। मतलब आजादी के बाद हमारे देश में बहुत से नए उद्योग शुरू हो चुके हैं। इसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है, और इसी के कारण हमारे यहाँ से दूसरी जगहों पर हमारे व्यंजनों का चलन बढ़ा है। उस बड़े शहरों में मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। तो आप सब लोग तो जानते हैं, जब आप छोटे थे तब आपकी टिफिन बेल होती थी, और टिफिन बेल होने के बाद आप दूसरों की टिफिन भी देखते थे। तो बहुत से अलग अलग व्यंजन आपको देखने को हर रोज मिलते थे। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। और खान पान की मिश्रित संस्कृति अब हमारे देश में एकता की एक प्रबल शाखा बन चुकी है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़े हुए दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन मतलब मैंने पहले हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हो। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। मतलब आज एक और भी जरूरत की चीज है कि आज हमारे यहाँ खान पान की स्थानीय व्यंजनों की पुनरुद्धार आज जरूरी है। पुनरुद्धार मतलब फिर से उद्धार। तो इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार जरूरी है, जिन्हें हम एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। अब उन्हें एथनिक कहा जाता है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। एथनिक मतलब क्या? एथनिक मतलब जो स्थानीय व्यंजन है जो अभी बहुत कम बनाए जाते हैं, वो एथनिक कहलाते हैं। स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। मतलब आज जो स्थानीय व्यंजन है वह सिर्फ 5 सितारा होटल में ही मिलते हैं। प्रचारार्थ मतलब प्रचार के लिए। ठीक है, तो 5 सितारा
होटलों में वह कभी कभार मिलते रहे पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह दुर्भाग्य ही होगा। मतलब जो स्थानीय व्यंजन हर घर में पहले बनाए जाते थे वह आज सिर्फ 5 सितारा होटलों में मिलते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है, ऐसा यह बताया गया है। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूरियाँ, कचौरियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब जलेबियाँ, कचौरियाँ ये ज़्यादा कोई नहीं खाता। आज पिज्ज़ा, बर्गर ये सब बहुत जंक फूड पसंदीदा है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं? आज मौसमी सब्जियों से भरे समोसे भी नहीं मिलते। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। उत्तर भारत में जो पहले व्यंजन उपलब्ध होते थे वह आज बहुत कम हो जा रहे हैं। दुर्गति मतलब बुरी हालत। ठीक है, तो अब लास्ट पेज पर आ जाइए। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों में, दुकानों में आम हुआ करती थी। अचरज मतलब आश्चर्य। उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। तो पहले हर दुकान में जो चीजें मिलती थी आज किसी खास दुकान पे ही मिलती है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। हमने बहुत से स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दिया है क्योंकि तथाकथित मतलब लोगों के द्वारा कही सुनी हुई। So called in English. इसे इंग्लिश में सो कॉल्ड भी कहा जाता है। सर, हाँ, पूछो। ये तथाकथित आधुनिकता क्या चीज है और इसके क्या कोई लाभ है या कोई हानि है? तथाकथित आधुनिकता के चलते हमने अगर छोड़ दिया, ऐसा बोला गया है, तो आधुनिकता कौन सी है और उसके क्या लाभ है या क्या हानियां हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। और यह एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। क्योंकि अब बहुत से जंक फूड बढ़ चुके हैं, इसलिए हमने आधुनिकता के चलते कई स्थानीय व्यंजन छोड़ दिए हैं। और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि स्थानीय व्यंजन बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते थे, पर आज सब लोग आधुनिकता के चलते जंक फूड ही खा रहे हैं। तो जंक फूड कौन कौन से हैं? वो जंक फूड है जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाइनीज और सब लोग खाते हैं वो मोमोज, ऐसे बहुत से जंक फूड है। उसमें ऐसी क्या चीज होती है जो बच्चे अनायास ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और वही चीज खाना पसंद करते हैं? तो बच्चों, जंक फूड में एक ऐसा सॉल्ट रहता है जिसे हम मोनोसोडियम ग्लूकोमेट कहते हैं, जिसे अजीनोमोटो भी कहा जाता है। चाइनीज व्हाइट सॉल्ट जो जुबान पर एक ऐसी लेयर बना देता है जिससे कुछ और हमें खाने को पसंद नहीं आता, सिर्फ उसकी टेस्ट ही हमारी जुबान में लगते ही हमें अच्छी लगती है। इसलिए चाइनीज बहुत ही लोगों को पसंदीदा होता है और यह सेहत के लिए खूब खराब होता है। तो और पश्चिम की नकल में बहुत सी चीजें ऐसी चीजें अपना ली है जो स्वाद,
स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। तो पश्चिम की दिशा अभी मतलब यहाँ ऐसा कहा गया है कि पश्चिम से आए हुए चाइनीज नूडल्स, बर्गर ये सब अच्छे नहीं है। अनुकूल मतलब उचित। तो ये आपका लिखना हो चुका है। मैं इसे रख कर देता हूँ। अनुकूल मतलब उचित। ठीक है, तो जो पश्चिम से आए हुए ये व्यंजन है वो अच्छे नहीं है। वो यह भी रहा है कि खानपान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद ले नहीं पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती है। तो आप सबको तो बफे पार्टी पता ही होगा, जो आज हम सबको बहुत पसंदीदा है। तो एक बार में ही सब कुछ आप अपने थाली में ले लेते हैं और उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो खानपान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। तो हमें खानपान की मिश्रित संस्कृति अलग अलग चीजों के नए नए स्वाद पहचानने के लिए एक अवसर दे रही है, पर हम उसका ठीक से स्वाद ले नहीं रहे हैं। ऐसा है, हम अक्सर ही एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रतिकूल वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। तो हम मतलब मैं भी और आप भी ये सब जानते हैं कि थाली में हम सब एक ही बार में सब व्यंजन ले लेते हैं और फिर उसका स्वाद पूरा खराब हो जाता है। हम किसी एक को अपने स्वाद से नहीं खाते। इसलिए खानपान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये मिश्रित संस्कृति हमारे देश में और भी विकसित होने वाली है और हमें उसे अच्छी तरह से जांचना चाहिए। और इससे हमें एक यह भी सीख मिलती है कि जंक फूड ये हमें बहुत कम खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये लिखा है प्रयाग शुक्ल ने। तो किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, आपने कहा कि मिश्रित संस्कृति है, कई बार हम एक ही थाली में बहुत सारे व्यंजन परोस लेते हैं। हाँ। तो हमें फिर वास्तव में करना क्या चाहिए? जब शादी में हम जाते हैं तो वहाँ तो व्यंजनों की पूरी श्रृंखला लगी रहती है। हाँ। तो फिर किस प्रकार से खाना खाना चाहिए फिर? तो बच्चों, हमें देखो, अगर आपको सबका टेस्ट लेना है तो हमें एक बार एक ही व्यंजन लेके उसका अच्छे से स्वाद लेकर खाना चाहिए और बाद में जो आपको लगे वो एक एक करके थाली में परोस कर खाना चाहिए। और जंक फूड के बारे में आपने कहा कि भाई जंक फूड खाना जो है सेहत के लिए हानिकारक है। हाँ। लेकिन आज तो पूरा जो युवा वर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे हमारे घर की कामकाजी महिलाएं भी हो, बस वो 2 मिनट्स नूडल्स के पीछे भाग रही है। तो ये हानिकारक कैसे और इससे बचाव का क्या तरीका हो सकता है? तो बच्चों देखो, ये चाइनीज नूडल्स जो है वो सेहत के लिए बहुत खराब है, क्योंकि इसमें मैदा होता है। तो जब यह पेट में जाता है वह एक गोला बना देता है, जिससे हमारा पेट बहुत दर्द करने लगता है और ये हमारे पेट के लिए बहुत खराब चीज़ है। तो नूडल्स में इस मैदे के कारण बहुत से गोले बन जाते हैं और फिर हमें ऑपरेशन के अलावा कुछ और रास्ता नहीं होता। इस प्रकार यह बहुत घातक होता है। तो बच्चों देखो, अपने स्वास्थ्य के लिए जो घर में बनाई हुई चीजें हैं, जो अपने माँ के हाथ से हम बनाए हुआ खाता है, वह सबसे अच्छा होता है। क्योंकि बाहर मिलने वाली चीजें बहुत गंदी तरह से बनाई जाती है, उसमें ठीक से कोई भी चीज डाली नहीं जाती। पर हमें घर की रोटी और सब्जी सबसे अच्छी स्वास्थ्य के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। किसी को कोई क्वेश्चन? गड़बड़ मतलब जब सब कुछ एकत्रित हो जाता है
तो उसमें बहुत अलग ही टेस्ट आती है। अगर तुम सब्जी रोटी और राइस एक में ही डाल दोगे तो तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा, कुछ खाने में स्वाद पूरा खराब हो जाएगा। उसे गड़बड़ कहा गया है।